हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिक्स चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 12। लास्ट चैप्टर है। बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं, सॉरी इतना डिले हो गया, बट नो एक्सक्यूजेस एज ऑफ नाउ। इंडिया एंड द वर्ल्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। करंट अफेयर्स को आप दिमाग में रखते हुए कुछ इसमें एग्जांपल्स यूज कीजिएगा। जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे वो अब तक पास्ट और अब तक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक आएगा, लेकिन आपको अभी ये जो हालात है उसको भी दिमाग में रखते हुए इसमें एग्जांपल्स यूज करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं बोलूंगा। एंड इसमें कुछ ऐसी बातें आएगी जो हम पहले कहीं ना कहीं थोड़ा ना पुराने चैप्टर्स में पुराने स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। सो लिंक्ड है, और ओवरऑल इंडिया और वर्ल्ड का क्या रिलेशन है उस बेस पे हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ओके, लेट्स क्विकली सिक्स चैप्टर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। The evolution of Indian foreign policy can be traced back to the period before independence. It was an actor in international relations as a British colony. It participated in the Bretton Woods Conference that created the International Monetary Fund and the International Bank of Reconstruction and Development. It also was a part of the San Francisco conferences that gave final shape of the Charter of the United Nations. Post independence, Indian foreign policy was a continuation of the legacy of the British policy in some cases, whereas in some others, it took positions which were completely different from the British. तो एक ही पैराग्राफ में हमें बता दिया कि हम वर्ल्ड के साथ पॉलिसी मेकिंग में और ओवरऑल हमारे रिलेशंस उनके साथ कैसे रहे, रिलेटेड टू ट्रेड हो, रिलेटेड टू एक पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को दिमाग में रखनी है, और ओवरऑल डेवलपमेंट को अगर दिमाग में रखना है तो हम ब्रिटिश एरा के टाइम से ही इन्वॉल्व थे दूसरों के साथ पॉलिसी मेकिंग में। एंड जब हम ब्रिटिश चले गए उसके बाद भी वो हमने कंटिन्यू रखा। और कहीं कहीं हमने वैसे ही जो ब्रिटिशर्स हमें हमें एक सिस्टम देके गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देके गए थे, उस वे में कहीं कहीं हमने कंटिन्यू रखा, और कहीं कहीं पे हमने एकदम ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज लिए, जहां पे ब्रिटिशर्स ने कुछ और पॉलिसीज चूज की थी या कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू चूज किया था, और हमने आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। एक सिंपल सा एग्जांपल है नॉन अलाइनमेंट वाला। ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अगर इफ इट वाज अप टू इंडियंस, और अगर द कांग्रेस इंडिया उस टाइम की बात करें, तो हम वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं होते। इसीलिए जैसे इंडिपेंडेंस के बाद जब कोल्ड वॉर एरा हो रहा था तब हमने कौन सा स्टैंड लिया था, हमने नॉन अलाइनमेंट वाला पॉलिसी अपनाया था, नॉन अलाइनमेंट वाला स्टैंड लिया था। तो ये एक पैराग्राफ में आपको बताया कि हमने कुछ चीजें सीखी और कुछ चीजें वैसी ही की जैसे हम ब्रिटिश के टाइम कर चुके थे, और कुछ चीजें हमने अपने हिसाब से की। बात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कभी भी कोई फॉरेन पॉलिसी बनती है तो उसके पीछे का क्या मकसद रहता है। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मैं ये दोनों ही आपको अभी जस्ट बता चुका हूं कि हम ये पीस मेंटेन रखने के लिए और सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं। इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात हमने लिख के रखी हुई है, ये मेंशन किया हो गया है कि इंडिया हमेशा बाहर वालों के साथ ऐसी ही फॉरेन पॉलिसीज बनाएगा जिसमें पीस और सिक्योरिटी की बात हो रही हो। It states that the government of India shall strive for the promotion and maintenance of international peace and security. Further, since independence, India aspired to emerge as a major power and play an influential role in the international politics. तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डाल दी है कि हम हमेशा पीस सिक्योरिटी इसी फेवर में हमेशा बात करेंगे और इसी चीज को प्रमोट करेंगे, और हम एक मेजर पावर साबित हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस। The objectives of Indian foreign policy include protection of the sovereignty and integrity of the country, promoting economic growth and development, and ensuring national security in a broader sense. तो और थोड़ा सा डिटेल में बताया कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री की प्रोटेक्शन, सोवेरेंटी यानी अपना खुद की सोवेरेंटी मेंटेन करने का हम वहां पर हम प्रण लेते हैं। हम इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, इस चीज को दिमाग में रख के सारे स्टेप्स लेंगे, और एक ब्रॉडर सेंस में नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। Since 1990s, India has adopted the policy of greater integration with the world economy in order to sustain a high growth rate. तो हम जानते हैं धीरे धीरे हम
वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे हमने अपनी पॉलिसीज चेंज की और लिबरलाइजेशन और ये सारी आइडियाज को हमने एक्सेप्ट किया. एज अ रिजल्ट, गुड रिलेशन विद नेबरिंग countries strengthen relations with regional groups such as ASEAN and EU. तो हम ये पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एशियन कौन है और ईयू क्या है. उनके साथ रीजनल ग्रुप्स जो ये है उसके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हमने बनाए रखे. Ensuring peace and order in the Indian Ocean and the Indo-Pacific regions are also some important objectives of contemporary foreign policy of India. और साथ ही साथ इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये सेम चीज हम मेंटेन करके चलेंगे और इसको दिमाग में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बनाएंगे. ये सभी बातें थोड़ी थोड़ी हम डिटेल में अब नीचे पढ़ने ही वाले हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. देयर आर सम फंडामेंटल आइडियाज दैट एक्ट एज गाइडलाइंस टू फॉरेन पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया. दे आर लिस्टेड बिलो. तो कुछ एक फिक्स गाइडलाइंस ये कि ये फॉलो करनी है कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले. ये तुम्हारा प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करके ही आपकी पॉलिसी बननी चाहिए. तो क्या सबसे पहले आता है सोवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, यानी सभी को अपना खुद का सेल्फ रूल का हक है. रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स. सभी को अपने उसका हमें अपनी जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में ताका झाकी नहीं करनी है. उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी टेरिटरी का रिस्पेक्ट करना है. नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी अदर स्टेट. वही बात होगी, लिंक थी ये सारे पॉइंट, बस अलग अलग वर्ड्स में वही बात बता रहे हो. रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ. साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि यूएन जैसी जो संस्थाएं होती है उसने इंटरनेशनल लॉ भी बना के रखा हुआ है, राइट, जो एवरी कंट्री पे वैलिड होता है, तो उसका भी रिस्पेक्ट करना है. एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो यूएन एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है. रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि वही ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, एशियन हो गया, ये सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. और हमारा ये पहले तो बिलीव होना चाहिए कि हम शांति से आपस में एक दूसरे का समझौता करते हुए को एग्जिस्ट कर सकते हैं, साथ में एक दूसरे के हम एग्जिस्ट कर सकते हैं पीसफुली सॉल्यूशंस के साथ. पंडित जवाहरलाल नेहरू's speech of 7th September 1946 given at All India Radio spelled out the core features of India's foreign policy. तो नेहरू जी ने रेडियो पे अपना ये स्पीच में अपनी फॉरेन पॉलिसीज के बारे में बात की थी. तभी ही स्टेटेड, we propose as far as possible to keep away from the power politics of groups aligned against one another, which have led in the past to world wars and which may again lead to disasters of even wider scale. तो यही बात हो गई. हमने देखा कि कैसे पहले वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी, ये कंट्री आपस में अलाइन कर लेती है, हम एक दूसरे के आइडियोलॉजी पे एक दूसरे का साथ देती है और आपस में लड़ने लग जाती है. तो ये देख चुके थे हम, इसे हम कह रहे हैं कि हमने नॉन अलाइनमेंट, हम किसी के साथ नहीं है भाई, ये सब में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो नॉन अलाइनमेंट ये उसी के रिलेटेड ये उन्होंने स्पीच दी थी. He also hoped to have friendly relations with England and invited United States and the Soviet Union to become friends. तो ऐसा भी नहीं कि हम किसी से हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम सामने वाले से दुश्मनी करके बैठ रहे. नहीं, हम उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन ही रखना चाहते. दोनों का फायदा हो, दोनों इकोनॉमिकली डेवलप हो, दोनों ही प्रोग्रेस करे ट्रेड वाइज और हर तरीके से पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इस तरह से हम रिलेशंस रखना चाहते हैं. He hoped that the past friendship with China would continue in the future. About India's position in Asia, he said, we are of Asia and people of Asia are nearer and closer to us than others. तो हम खुद एशिया में हैं, हम एशियंस एशिया में बिलोंग करते हैं, तो एशियंस सारे के सारे हमारे ज्यादा करीब, ज्यादा हमारे क्लोजर है बाकी दुनिया से. तो हमें आपस में तो बहुत अच्छा रिलेशन रखना ही है. India's position is important in terms of Western, Southern and Southeast Asia. और हम जिस एशिया मैप में अगर हम देखें तो जिस लोकेशन पे हम आते हैं साउथ एशिया साइड पे, हमने बहुत बहुत ऐसा हमारा लोकेशन है कि हम चारों तरफ हमारे कंट्री से हमें बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करने से ही अच्छा फायदा है. नॉन अलाइनमेंट, तो कब से हम जो बात कर रहे थे, हम पहले के चैप्टर्स में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में. नॉन अलाइनमेंट हैज बीन एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. नॉन अलाइनमेंट लिटरली मींस नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस. तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं है. जैसे कि हमने देखा था वर्ल्ड वॉर में कैसे मिलिट्री अलायंसेस बन चुके थे.
It was India's response to the Cold War politics of two superpowers, the United States and Soviet Union, attempted to extend their respective sphere of influence through promoting military alliances in Europe, Asia, and elsewhere in the world. तो हम ये सारा पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में बहुत क्लियरली कि कैसे ग्रुप्स बन गए थे, डेमोक्रेटिक्स, ये कैपिटलिस्ट ग्रुप बन चुका था और कम्युनिस्ट ग्रुप बन चुका था एक तरफ, और कैसे कंट्रीज एक दूसरे के सपोर्ट में जा रहे थे। तो वो मिलिट्री अलायंस वाला चीज हमें करना ही नहीं है। यहाँ पे हम ये भी पहले के इसमें पिक्चर्स भी आपको दिखा चुका हूँ, बेलग्रेड में पहली नॉन अलाइनमेंट समिट हुई थी 1961 में। Unlike many countries in the world that choose to align with the alliance with one of the superpowers, India chose to remain non-aligned. It followed a policy of maintaining equidistance from both the superpowers. The idea and the policy of non-alignment is the contribution of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. After the end of the Cold War, questions were raised about the relevance of non-alignment. It must be noted that the essential features of non-alignment, that is, independent foreign policy and peaceful approach, are still relevant today. So अगेन वही बात कि जब पूरा वर्ल्ड जो दो सुपर पावर्स को चूज कर रहा था कि या तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट के साथ देंगे या तो वो रशिया सोवियत यूनियन के साथ चले जाएंगे, ये कोल्ड वॉर में पार्ट ले रहा था, तब इंडिया ने बड़े क्लियरली ना यूएसए ना सोवियत यूनियन किसी का साथ न देते हुए नॉन अलाइनमेंट में अपना स्टैंड रखा और पीसफुल एग्जिस्टेंस में उन्होंने बोला कि ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ, हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब क्या फैक्टर्स है इन फॉरेन पॉलिसीज बनाते वक्त, क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ती है जिससे हमारी पॉलिसी पे अफेक्ट आ सकता है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स आपको देखना, आप पहले तो कहाँ आप पढ़ते हो, तो साउथ एशिया साइड हमारा जो लोकेशन है, अगेन जोग्राफिकल लोकेशन है, वो दिमाग में रखते हुए हमको हमारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। Its vast coastline in south and the presence of Himalayan mountain ranges to the north and the northeast have shaped India's perspective of foreign and security policy. Similarly, the presence of a large country like China across almost the entire north and northeastern border also affects India's foreign policy. और दूसरी तरफ चाइना जैसा बड़ा सा और पावरफुल कंट्री हमारे एक पूरे साइड पे कवर्ड है, तो वो सारी चीज को दिमाग में रख के हमें हर पॉलिसी को formulate करना पड़ता है। The unique geography of South Asia, while all neighboring countries share a border with India, none share a border with each other, shapes the foreign policy too. तो सभी को, जितने भी आप कंट्रीज देख लेंगे हमारे साथ, सबकी बॉर्डर शेयर हो रही है, लेकिन उनकी आपस में डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होती है। तो ये भी एक अलग रिलेशन है कि वो हमारे साथ ही कैसा रिलेशन रख सकते हैं सामने वाली कंट्री, राइट। इंडिया होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन, और पूरा अगर देखे नीचे, पूरा इंडियन ओशन हमारे नीचे आता है पूरा, तो वो पोजीशन हमारी, हमने बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी, वो बहुत ही हमने वहां पे डोमिनेंट पोजीशन पकड़ी कि यहाँ से अगर कुछ भी पास होना है तो इंडियन ओशन से ही जाना पड़ेगा, और इंडियन ओशन से जाना है यानी वी शुड बी इन्वॉल्व। और अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो हम जैसे बात रखेंगे, हम जैसे टर्म्स कंडीशंस रखेंगे, वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही डोमिनेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड है हमारा। It is an extensive coastline with Lakshadweep Islands in the west and Andaman Nicobar Islands in the east. तो ईस्ट वेस्ट हमारे साइड कौन से आइलैंड्स हैं हमारे, वो भी बता दी। हिस्टोरिकल फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए भी हमको पॉलिसीज को बनानी पड़ती कि पहले क्या चीजें फेल हो चुकी है या पहले क्या चीजें काम कर गई है। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमने फिर से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है। दिस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज सच एज पीस कोएग्जिस्टेंस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल कल्चर टाइज विद द नेबरिंग सिविलाइजेशंस इन वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशियन on India's foreign policy. Some of the basic values of Indian foreign policy like anti-colonialism, anti-racialism were laid during the freedom struggle. तो हम पहले से ही कॉलोनीज के खिलाफ थे, पहले से ही रेसिज्म के खिलाफ थे। तो हमारी ये सारी जो एक बेसिक वैल्यूज रही है, उसी को हमने हिस्टोरिकल, ये हमारी हिस्टोरिकल वैल्यूज रही है पहले से, तो उसको लेकर ही हमने आगे बढ़े हैं। और आज मतलब सारी पॉलिसीज उसको दिमाग में रखते ही बनी जाती है, जिसके वजह से दूसरे कंट्रीज भी हमें एग्री करते हैं, अफ्रीका जैसी कंट्रीज और भी कंट्रीज जितनी हमें हमारे साथ एग्री करती है कि यस, नो कॉलोनीज, नो रेसिज्म, एंड हम साथ मिलके काम करते हैं।
इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं. द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज एन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट. देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू कम आउट ऑफ poverty and backwardness that had emerged from the colonial period. India refuses to accept financial aid from various donor countries if it came with condition unacceptable to India. The policy of import substitution and giving importance to the public sector enterprises had a tremendous impact on India's foreign policy. Many fundamental changes have occurred in foreign policy of India after adopting the policy of liberalization, privatization, globalization in the post 1991 era. तो बहुत ही क्लियरली हमने कभी किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं ऐसी ले ली जब हमें उनके टर्म्स कंडीशन मान्य नहीं थे. जब हमें लगा कि उनके टर्म्स कंडीशन में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक कोर वैल्यूज के खिलाफ जा रहे हैं, फिर वो सोवेरेनिटी हो गया, या इक्वल राइट्स की बात हो गई, या रेसिज्म या कोलोनियलिज्म रिलेटेड कोई बात हो गई, तो अगर हमारे कोई बेसिक हमने प्रिंसिपल जो रखे थे उसके खिलाफ वाली कोई बात थी, तो हमने सामने वाले से कितनी भी जरूरत हो जाए, हमने सामने वाले से फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली हुई है. तो ये एक चीज हमने की. हमने अपने आप को उस काबिल बनाया कि कैसे हमने अपने यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस लाए, और स्पेशली आफ्टर 1991 एरा, जब हम ट्रायल एरर कर करके 1991 में हम समझ चुके थे कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी लानी है, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जब हमने चालू किया, ग्लोबलाइजेशन जब हमने ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमने जब डोर्स ओपन किए फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग, हमारा पूरा पॉलिसी मेकिंग चेंज हो. पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व है कोई भी पॉलिसी बनाने में. द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया. तो सीधी सी बात है, तो जो जब कोई पार्टी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव में रूल है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि जो भी पॉलिसी वो बना रहे हैं पहले, तो उसको बाद में वो इम्प्लीमेंट भी करे अच्छी तरह से, राइट. पार्लियामेंट प्लेज द रोल ऑफ वॉच डॉग. तो उसका काम है कि देखे कि जो पॉलिसीज आई वो हमने जिस काम के लिए बनाई थी वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. पॉलिटिकल leadership makes a significant impact on foreign relations of India. Prime Minister Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, PV Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, and Narendra Modi have played a decisive role in determining the foreign policy of India. सभी ने अपने अपने टाइम पे अपने हिसाब से, जिनको जैसा उनको उस वक्त लगा वैसा, उन्होंने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से फॉरेन पॉलिसीज में अपना योगदान दिया हुआ है. जिसमें नरेंद्र मोदी ने, अगर आप फॉलो करते हो चीजें, न्यूज वगैरह जो आपको करनी ही चाहिए बेसिक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लिए, टू नो द इंफॉर्मेशन, टू नो द एग्जांपल्स एंड टू नो व्हाट इज वर्ल्ड, क्या हो रहा है, उन्होंने इतने फॉरेन ट्रिप्स करके हर एक कंट्री के साथ ऐसा अपना रिलेशन रख दिया है, ऐसा अपना रिश्ता जोड़ दिया है कि सभी लोग हमें कुछ ना कुछ हेल्प, हमारे साथ कुछ ना कुछ ट्रेड, हमारे साथ कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल फायदे के लिए काम करते हैं. ओके, सो ये सब काम करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर का, वैसी दृष्टि रखना कि कैसे हम अपने आप को वर्ल्ड में नोन रखे, वर्ल्ड में अपने आप को बताए कि वी आर अ पावरफुल नेशन. The Ministry of External Affairs plays a pivotal role in drafting the foreign policy and giving advice to the political executive. और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है. वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब ही है कि वो फॉरेन चीजें, सारी चीजें पे ध्यान देती. तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में ऑफकोर्स उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. Besides this, the National Security Advisor plays an important role in making foreign policy. और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होता है, उसका काम होता है कि कैसी पॉलिसीज रखनी है. जयशंकर जो है हमारे, वो काम करते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिक्स. इंटरनेशनल सिस्टम जो ऑलरेडी मौजूद है, उसके थ्रू कैसे हमारे पॉलिसी मेकिंग में हमको सोच फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाता है कि हमें सोचना पड़ेगा कि यू नो देयर आर सम इंटरनेशनल सिस्टम जिसकी वजह से हमें अपनी पॉलिसी इस तरह से ही बनानी है या इस तरह से नहीं बनानी. During the Cold War, the bipolar system and the superpower politics had impacted the foreign policy of India. Similarly, there were major changes in Indian foreign policy when the Cold War ended. Besides the international system, the regional system has also made a deep impact on India's foreign policy. Thus, Indo-US dialogue in the post-Cold War era, China-Pakistan dialogue since the 1960s, and improved Russia-China relations since the late 1990s have influenced foreign policy. तो एक ही पैराग्राफ में बता दिया कि बहुत क्लियरली जो बाहर की कंट्रीज का आपस में पॉलिसीज होती है, उसके थ्रू वो लोग के कुछ स्टैंड उन्होंने जो लिए हैं, उसके थ्रू हमारे पॉलिसीज में
टाइम टू टाइम चेंजेस आते गए हैं. India's relation with the world. Foreign policy is the instrument of a country to establish, maintain and develop relations with the rest of the world. तो ये तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या करती है. वो एक ऐसा जरिया है जिससे हम बाहर वाले कंट्री से अपना एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं और पहली बार स्थापित करते हैं. India has established relations with nearly all the countries in the world. It is not necessary nor possible to have equally good or close relation with all countries. With some countries, the relations are closer and better than with the some others. Usually, relations with neighboring countries are important for foreign policy of every country. Relations with major world powers are important for all countries. So, overall एक बता दिया आपको कि ये पैराग्राफ तो एक्चुअली स्टार्टिंग में होना चाहिए था मेरे ख्याल से. ओवरऑल बता दिया कि कैसे हमने हमारे सभी से रिलेशंस है, कुछ ना कुछ किसी से अच्छे हैं, किसी से बहुत ज्यादा अच्छे हैं. और मोस्टली नेबरिंग कंट्रीज में हर कंट्री का नेबरिंग कंट्रीज का ज्यादा अच्छा ही होना चाहिए रिलेशंस. और दूसरा मेजर पावर्स जो है, यूएस हो गया, रशिया हो गया, मेजर पावर्स जो है उनके साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए. इन दिस सेक्शन वी विल take a broad survey of relations of India with all three major powers and India's neighbors. तो इसमें मेजर पावर्स कौन कौन है, उसके साथ इंडिया के क्या रिलेशन है. तो मेजर पावर्स में यूएस, रशिया, चाइना ही होता है. उनके साथ हमारे क्या रिलेशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके. और फिर हमारे नेबर्स में कौन कौन आते हैं, उनसे हमारे कैसे रिश्ते, वैसे करके ये चैप्टर पूरा चलेगा. The United States was one of the two superpowers during the Cold War. It's arguably the only superpower in the post-Cold War period. तो अभी देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट सबसे टॉप माना जाता है सुपर पावर, राइट. सोवियत यूनियन वाज द अदर सुपर पावर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. इट्स सक्सेसर स्टेट रशिया हैज इमर्ज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर इन द वर्ल्ड अफेयर्स इन द 21st सेंचुरी. और सोवियत यूनियन था पहले, राइट, कोल्ड वॉर के टाइम पे. कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन डिसॉल्व होकर रशिया बन गया, मैक्सिमम पोर्शन रशिया है. तो रशिया आज का मेजर पावर में आता है. ओके, affairs in the 21st century. In the same period, China too has emerged as a major power. It is said that India is one of the emerging powers in the world's affairs in the 21st century. और हम एकदम टॉप पावर पे आते जा रहे हैं. The United States relations between the India and United States were cordial when India became independent. तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तभी हमारे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस थे. यूएस प्रेसिडेंट एफ.डी. रोजवेल्ट had supported the case of India's independence during his negotiations for the Atlantic Charter with the British Prime Minister Winston Churchill. तो तभी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है, तभी यूएस प्रेसिडेंट भी उसमें इन्वॉल्व था हमारे केस को सपोर्ट करने के लिए. However, India and the United States had quite different views of events during the Cold War. कोल्ड वॉर के टाइम पे हमारे थोड़े से व्यूज बदल गए थे. एज अ रिजल्ट रिलेशन बिटवीन द टू रिमेन्ड एस्ट्रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड. तो कोल्ड वॉर टाइम पे हमारे थोड़े से रिश्ते एस्ट्रेंज रहे, यानी कि ना के बराबर थे. इंडियाज इंडिपेंडेंट position on the crisis in Hungary and Czechoslovakia and its criticism of American intervention in Vietnam were some reasons for the American displeasure. तो जो हमने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, और हमने ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि वियतनाम में जो अमेरिका कर रहा है वहां पर पहुंचकर वो गलत कर रहा है. तो ये सारा जब हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था वर्ल्ड पे, तो तब यूएस थोड़ा सा डिस्प्लेजर में. On the other hand, American position on the Kashmir dispute was a constant irritation for India. दूसरी तरफ अमेरिका हमेशा कश्मीर का जो हमारा डिस्प्यूट है विद पाकिस्तान, उस पर हमेशा अपनी टिप्पणी देते रहता है, जो वो उससे अगेन इंडिया उससे इरिटेट होता है. अभी भी अगर रिसेंट एग्जांपल की बात करूं तो यूएस वाले अदानी पे बार बार कुछ ना कुछ रिपोर्ट निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं उसके ऊपर बैठ के, जो कि बाद में सब इतना सब शेयर मार्केट एक हफ्ते गिर जाता है पूरा, और फिर बाद में पता पड़ता है कि वो सब कुछ भी बोगस रिपोर्ट्स है या जो भी है. सो ये जो है, ये ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको समझने के लिए कि ये एक कंट्री, यूएस कंट्री, वहां बैठे बैठे कुछ इंडिया कंट्री के बारे में कुछ बोल रहा है और कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे ये मत देखना कि रियलिटी में वो बात कितनी सच है या झूठ है, या वो उसकी बात यहाँ पे वो डिस्कशन या वो डिबेट नहीं करना है मुझे. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे यूएस ने एक रिपोर्ट निकाली इंडिया के बारे में और इंडिया का रिएक्शन कैसा. तो ये इस तरह की बातें जो होते रहती, उसी से हमारे रिलेशन थोड़े से
डिस्प्लेजर वाले हो जाते हैं। सिंस 1970s, America's close relation with Pakistan and China created problems for India. When the Cold War ended and the Soviet Union disintegrated, the relation between India and United States did not improve immediately. तुरंत ही वो relation अच्छे नहीं हुए थे. The United States brought pressure on the new state of Russia to stop the supply of space technology to India. तो रशिया हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स रशिया पे प्रेशर डाल रहा था कि वो हेल्प ना करे. फॉलोइंग इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया. हमारे पे बहुत सारे उसने सैंक्शंस, टैरिफ्स एंड टैक्सेस क्या क्या लगा सकता था वो उसने लगाया, और इस तरह से उसने अपना डिस्प्लेजर बताया. नेचर ऑफ इंडो अमेरिकन रिलेशंस बिगेन टू चेंज टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी की तरफ थोड़े से वो रिलेशन चेंज हो गए, टुवर्ड्स अच्छे होने लगे. इंडिया सपोर्टेड प्रेसिडेंट बुशेस वॉर ऑन टेररिज्म. तो बुश जब आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके साथ हमारी पॉइंट ऑफ व्यू मिल गई थी कि टेररिज्म के खिलाफ उस बंदे ने आवाज उठाई थी, और ओवरऑल लाइक पाकिस्तान को भी तब उन्होंने बोल दिया कि टेररिज्म को प्रमोट करते हो आप, और उस तरह से हमारे साथ उसके रिलेशन अच्छे हो गए थे. द अमेरिकन पोजिशन कश्मीर ग्रेजुअली बिकेम मोर फेवरेबल टू इंडिया. वही बात जस्ट अभी मैंने बोली आपको. आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2001 by terrorist groups based in Pakistan, the American government demanded that Pakistan stop supporting such cross-border terrorism. The real turning point in the bilateral relation was the signing of India-US civilian nuclear cooperation agreement in year 2008. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा कि मेन एकदम टर्निंग पॉइंट वाला इवेंट बन गया जब हमने साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर को साथ में हम यूज करें. US regards India as a major partner in the Indo-Pacific. For India, the US is a major source of investment and partner in trade. तो हमारे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का सोर्स है. अभी भी हमने एलोन मस्क से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल चुके हैं. कितनी बार उनमें क्यों मिल रहे हो? क्या टाइम पास चाय पीने नहीं मिल रहे? वो एलोन मस्क से बात करके उनको कन्विंस कर रहे कि तू इंडिया में तू इन्वेस्ट कर, इंडिया में तू फैक्ट्री खोल दे अपनी, इंडिया में अपना तू चालू कर दे. तो क्या होगा उससे? इतना जब वो पैसा लेके, एलॉन मस्क इज अ वेरी पावरफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस. वो जब अपना पैसा इंडिया में डालेगा, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इट विल क्रिएट डेवलपमेंट. तो ये सारा इस तरह से लिंक होता है. तो हम चाहते हैं कि यूएस से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आए, वहां से लोग आए, ट्रेड के लिए पार्टनर्स बने हम किसी के साथ. तो ये सब हम करते हैं. डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. द टू are also partners in multilateral fora like the India US Japan and India US Japan Australia. ये सारे forums में भी वो partner है. Forums का प्लूरल वर्ड होता है फोरा, तो यहाँ पे यूज किया गया है. तो ये सारे forums में भी वो पार्टनर है. वन forum name is India US Japan and the other one is India US Japan Australia. ओके. इनफैक्ट अभी अगर आप आपने नोटिस किया होगा, दिवाली अमेरिका में दिवाली हॉलीडेज डिक्लेयर की गई, which was amazing. Like अमेरिका दिवाली मना रहा है, और लास्ट ईयर तो दिवाली मनाई थी, और इस बार तो उसने दिवाली मनाई और हॉलीडेज भी डिक्लेयर की, पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर की. ये बहुत बड़ी बात हो गई, राइट? तो इस तरह से वो हम एक दूसरे के साथ अपने कल्चर्स को रिस्पेक्ट करते हुए अपने रिलेशंस को बता रहे कि हाउ वेल वी वांट टू बी विद ईच अदर. नेक्स्ट सुपर पावर सोवियत यूनियन, और जो बाद में बन गया रशिया. That's why slash Russia. Relationship with the Soviet Union was perhaps the most enduring relationship of India during the Cold War period. Soviet Union provided aid in the form of technology and low interest credit to India's heavy industry projects in the public sector. हमें काफी हेल्प की है पहले से ही सोवियत यूनियन. It also provided major weapons to Indian defense forces and made agreements for licensed production of some of these weapons in India. तो रशियन वेपन्स हम बहुत, हमारे यहाँ पे ये सब प्रोडक्शन वगैरह हमें हेल्प होती है with the help of Soviet Union and later Russia. Now, Indo-Soviet Friendship Treaty of 1971 was an important milestone in the bilateral relation. तो यहाँ पर ये ट्रीटी याद रखना 1971 में, जिसमें हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी रखी और एक दूसरे को हेल्प करने की फिर से कसमें वादे खाए. पोस्टेज स्टैम्प देखो, हमने रशिया का एक तरफ कल्चर दिखाया है, और ये इंडिया का एक तरफ हमने दिखाया, और ये पोस्टेज स्टैम्प बनाए थे हम.
During the first few years after the disintegration of Soviet Union, relation between India and the new state Russia were not good. Starting में जब वो ब्रेक डाउन हुआ, जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो स्टार्टिंग में रिलेशन अच्छे नहीं थे. They began to improve in 1990s. Russia made agreements for the joint venture to produce Sukhoi fighter aircrafts and BrahMos missiles. तो हमारे यहाँ पे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जिसे हम सुकोई, सुकोई एक पर्सन का नाम है जिसने ये मीन डिजाइन किया था, उसके नाम से हम SU फाइटर प्लेन्स बोलते हैं. SU-96, SU-15 ऐसे करके, तो SU कोड के साथ लगते हैं सुकोई फाइटर एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं. और ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ये एक्चुअली वर्ड ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया, एंड मॉस, MOS, QU समथिंग, QUE और समथिंग ऐसा, मॉस्को, मॉस्क्यू ऐसा कोई तो प्रोनाउंसिएशन है, इफ आई फॉरगॉट एक्चुअली. उसको, जो कि रिवर है रशिया में, तो उसको, वो दोनों को मर्ज करके ये नेम बना है ब्रह्मोस मिसाइल्स. इट ऑल्सो एग्री टू प्रोवाइड रिएक्टर्स फॉर इंडियाज कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रिएक्टर्स भी हमको रशिया से मिले. रशिया सोल्ड इट्स aircraft carrier Admiral Gorshkov to India, which is now INS विक्रमादित्य. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि रशिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसपे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स रहते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर हमको एक्टिव रहना है, तो पानी के अंदर एयरक्राफ्ट लैंड किधर करे, तो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो, जो बड़ी बड़ी शिप्स हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, सीरीज में देखा होगा, आप फोटोज भी ये देख सकते हो अभी. तो जो पानी में वो लैंड करने के लिए और हमेशा मौजूद रहने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर होता है. तो INS विक्रमादित्य जो है, वो एक्चुअल में रशिया के पास था. एडमिरल गोर्शवो करके उसका नाम था तब, और अब हमारे पास, हमने जब ले लिया उसे अपने पास, उसमें रिनोवेशन किया हमने उसको बहुत बेहतरीन, और आज की तारीख में वो अपने पास INS विक्रमादित्य. ट्रांसफर ऑफ रशिया वेपन सिस्टम्स टू इंडिया कंटिन्यूज टू द मेन फाउंडेशन ऑफ बायलैटरल रिलेशन. हम बहुत सारे वेपन सिस्टम्स में डील करते हैं और रशिया के साथ, और वो आज भी हमारा मेन रिलेशनशिप को मेंटेन रखा हुआ. बिसाइड्स बोथ कंट्रीज हैव मेजर स्टेक्स इन रशियन ऑयल फील्ड सच एज सकलीन वन, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. और ये भी हम जानते ही है कि क्रूड ऑयल वगैरह जो है हमको रशियन ऑयल फील्ड से बहुत सारा हमें मिलता है. इसीलिए टूवर्ड्स, जब रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही थी एंड ओवरऑल कोविड भी जब चल रहा था, हमारे यहाँ पे रशिया क्रूड ऑयल का हमारे यहाँ पे प्रॉपर हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व ही था एक तरह से. तो सकलानी करके एक एरिया है जहाँ पर ऑयल फील्ड्स है, और वो एक कंपनी है वहां पर, जहाँ पर स्टेक्स में हमारा भी उसमें परसेंटेज है. So that's the good relation with Russia. Third superpower is China. The Chinese Communist Revolution took place in 1949. India was among the first few countries to recognize the People's Republic of China. The two countries went ahead to evolve friendly relations. They signed a treaty in 1954 for trade and cooperation that also recognized Chinese sovereignty on Tibet. तो हम चाइना, हमने पहले तो चाइना ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी रखी थी, तो पीपल रिपब्लिक चाइना को हमने रिकॉग्नाइज भी किया था कि या वी रिकॉग्नाइज दैट यू आर अ कंट्री, ऐसे करके, और हमारे फ्रेंडली रिलेशन ही रहे हैं, राइट. और फिर चाइना ने तिब्बत के ऊपर जब अपना बताया कि दिस इज अ चाइनीज सोवरेन कंट्रोल्ड टेरिटरी, तो हमने उसको भी रिकॉग्नाइज किया था. However, the relations between India and China began to worsen towards the end of 1950s. 1950s के बाद से वो धीरे धीरे उधर, क्योंकि तिब्बत को हमने मतलब तिब्बत को हमने एग्री कर लिया कि ओके फाइन, तिब्बत पे तुम्हारा कब्जा, तो दलाई लामा हमारे यहाँ पे आ गए थे टू टू सेव हिमसेल्फ. जैसे कि अभी बांग्लादेश से हमारे यहाँ पे आ गई थी प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे ही दलाई लामा, इंडिया को हमने रेफ्यूजी की तरह हमने एक्सेप्ट किया था उनको, तो चाइना अगेन बुरा मान गई थी, और चाइना ने धीरे धीरे और कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था एरियाज पे. तो ये सारी चीज से 1950s के टाइम पे हमारा रिलेशन उनसे बेकार होते गया. बोथ इन अक्साई चिन, जो एरिया है लद्दाख में, इन लद्दाख, एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी विच इज नाउ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, अब वो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है. अरुणाचल प्रदेश इंडियन यूनियन, ये यहाँ की लैंड को लेकर, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है हमारा. A war on the border in 1962 resulted in India's defeat. Diplomatic relations were cut off after that.
उसके बाद हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन सारे खत्म कर दिए थे वॉर के बाद. अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिफरेंस of opinion regarding the status of Tibet, China has been critical of an Indian decision to give political asylum to Dalai Lama. तो हमारा वॉर होने हो गया, वॉर में हमारी हार हुई थी. उसके थ्रू हम उसके बाद हमने सारे रिलेशन से कट कर दिए, और हमारे ओपिनियन सारे बदल गए चाइना को लेकर, और हमने भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे. दलाई लामा को असाइलम लिया अपने यहाँ पे. तो ये सबसे चाइना हमसे और ही हमारे बीच के रिलेशन हमेशा से बुरे ही रहे. इंडिया चाइना रिज्यूम देयर फुल स्केल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1976. 1976 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से थोड़े से स्टार्ट की. इंडिया मेड अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव रिलेशन विद चाइना अंडर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई एंड राजीव गांधी. द ये दोनों नाम याद रखिएगा. ये प्राइम मिनिस्टर्स के लीडरशिप में हमने अपने रिलेशन फिर से इंप्रूव करने की ट्राई की थी. द टू कंट्रीज एस्टैब्लिश जॉइंट working groups to discuss the long disputed border and made the agreement on maintenance of peace and tranquility along the line of actual control. तो हमने डिस्कशन करके एलएसी डिसाइड की, और वहां पर हमने एक ट्रीटी साइन की, और हमने एग्रीमेंट किया कि ओके वी वोंट कैप्चर मोर, और नॉट ट्रीट ईच अदर लाइक get onto the war or something like that. रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज 21st सेंचुरी आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. आज की तारीख में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है. एक तरफ हम लैंड ग्रैबिंग हमारी चलते रहती है, सोल्जर्स की वॉर आपस में वहां पे हैंड कॉम्बैट्स वगैरह चलते रहता है. दूसरी तरफ हम वहां पर ब्रिक्स में साथ में एक दूसरे के साथ मिलते भी है, बातें भी करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है आज की तारीख में. On the one hand, the border dispute between the two countries has not been resolved and the countries to create tension. On the other hand, the two have opened Nathula in Sikkim for the cross border trade. तो ये एक एरिया है अगेन सिक्किम में जहां पर हमने वो ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड हमारा चले, इसलिए हमने वो ये पास नथुला पास, जो कि ऑलमोस्ट 4000 समथिंग मीटर हाइट पे है सिक्किम का, सिक्किम स्टेट में, वो वहां से ट्रेड हमारा आता जाता है चाइना से. ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ये रहा नथु नथु ला का एक फोटो भी दिया हुआ है यहाँ पे, has grown in the last 2 decades, and China is today among the three largest trading partners of India. India continues to have apprehensions and legitimate claims against China's ambitious Belt and Road Initiative. तो चाइना का ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव था कि वो न्यू सिल्क रूट क्रिएट करेगी और सारी कंट्रीज को जोड़ के रखेगी. तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है. तो हम हमेशा उसमें लाइक उस रिलेटेड बात भी हमारी जब आती है तो हमारे आपस में थोड़े से तनाव बढ़ जाते हैं. However, China and India partner with each other in multilateral fora such as World Trade Organization. हम WTO में साथ में हैं. क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई बात है तो हम साथ में हैं. चाइनीज सपोर्ट द पाकिस्तान ऑल्सो कंटिन्यू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन द टू कंट्रीज. और चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, तो इसलिए भी हम कभी कभार उनसे नाराज हो जाते हैं. इंडिया, 3 कंट्रीज हमने कर दी. अब हम इंडिया एंड इमर्जिंग पावर, और फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज और वो रिलेशंस की बात करें. चाइना एंड इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंपॉर्टेंट पावर शेपिंग इंटरनेशनल अफेयर्स इन वर्ल्ड टुडे. आज की तारीख में बात करें तो इंडिया और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स है जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में चीजें बदल दे. India is the second largest country in the terms of population and one of the largest economies besides being the largest democracy in the world. तो ये बात हम जानते हैं, ये फैक्ट है हमारी. In terms of technological advances, India has achieved significant progress in areas of nuclear science, technology, electronic technology. This position of India has earned itself a place in G20 forum, the group of 20 largest economies in the world. India was one of the 4 countries of Brazil, ब्रिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, identifies the fastest growing economies in the world. The group also includes South Africa since 2010. तो ये हम जानते हैं, पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइन हो गया था, ब्रिक्स हो गया था. Later 1990s, then Russia foreign minister Yevgeny Primakov mooted the idea of trilateral summit of Russia, China, India. इन्होंने तो तीनों का पावर साथ में करने का भी बात किया था कि अपन तीनों को साथ में मिलके समिट करना चाहिए, which was a recognition of India's status as a major regional power. जो बताता है कि रशिया जैसा पावर भी हमारे साथ एक गठबंधन करना चाहता है वैसा. वो बिकॉज इंडिया का वो पावर बताता है, इंडिया का स्टेटस बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट हम आज की तारीख में पोजीशन रखते हैं. नेबरहुड, हमारे आसपास पे कौन पड़ते हैं? ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद इंडिया. म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया आर रिगार्डेड एज इंडियाज नेबर्स. ये हमारे इंडियन नेबर्स माने जाते हैं.
In addition, countries in the Indian Ocean region, from East Africa, Persian Gulf to Malaysia, Vietnam, and those in the Central Asia hinterland of IOR, form the extended neighborhood of India. तो extended neighborhood में कौन आता है? तो हमारा वाटर रीजन जो है, पूरा इंडियन ओशन रीजन जो है, उसमें पूरा अगर हम देखें मैप में, आप देख सकते हो एक तरफ पूरा ईस्ट अफ्रीका से लेके गल्फ रीजन से लेकर मलेशिया, वियतनाम, ये पूरा जितना दूर दूर तक हम विद द हेल्प ऑफ इंडियन ओशन कनेक्टेड है, वो पूरा हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड माना जाता है. मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद ऑल दिस कंट्रीज हैज बीन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस. तो हमारा पहले से ये ऑब्जेक्टिव ही रहा है कि सभी के साथ हमारा रिलेशन अच्छे से रहे. अगर रिसेंटली अगेन बात करें तो मॉरिशस, मालदीव 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 रिलेटेड इशू हो गया था, जो मालदीव के वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट कर दिया था, और मेक माई ट्रिप वालों ने भी, मतलब सब लोग ट्विटर पे वॉर पे आ चुके थे, और सबने बॉयकॉट बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चालू कर दिया था. और वापस अभी फिर उस बात को तो आई थिंक 6 मंथ्स हो गए रहेंगे, लेकिन फिर बाद में रिसेंटली अभी एक न्यूज आई कि मालदीव वालों ने हमसे फिर से थोड़े से रिलेशन अच्छे की बात कर दी, और हमसे प्राइम मिनिस्टर से बात भी की. तो अब फिर से हम उसको बॉयकॉट नहीं कर रहे. तो ये जो चीजें है, हमें अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज का भी ध्यान रखना है. हमारे पास इतना पावर है कि हम लोग एक साथ जुड़ के एक पर्टिकुलर नेशन जो सिर्फ एक हमारे पावर से चलता है, हमारे टूरिज्म वहां से इतना जो जाता है, हम एक बार में पूरा सबको बॉयकॉट करके वहां से टूरिज्म हटा सकते हैं. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है आज की तारीख में, राइट. Prime Minister Jawaharlal Nehru promoted the idea of Asia and African regionalism and attempted to unite all newly independent countries. This led to the Asian Relations Conference in 1947 and later बांडुक कॉन्फ्रेंस, जिसे बाद में बांडुक कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने इंडोनेशिया में की थी. इसके बारे में भी हम जानते. नेहरू जी ने तब सोचा था कि जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस है, ये सभी लोग एक ही स्टेट पे है, सभी लोग का एक ही प्रॉब्लम्स है, सभी लोग पुअर्टी, सभी लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और सभी को डेवलपमेंट की जरूरत है. तो हम सबको साथ में हो जाना चाहिए. तो इसी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की थी. हावेवर, द आइडिया could not sustain itself due to spread of कोल्ड वॉर. और बट उसके बाद कोल्ड वॉर पीरियड आ चुका था बाय दैट टाइम, तो तब ये पूरा प्रॉब्लम हो गया था. द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 created Pakistan, East and West Pakistan, as an independent state. There have been tensions between India and Pakistan since independence. The main cause of these tensions has been the status of Kashmir. The first Indo-Pak conflict of 1947-48 took place over Kashmir. This war saw the division of Kashmir take place. Later in 65, the two countries fought another war over Kashmir, and 71 war led to the creation of the state of Bangladesh. जब बांग्लादेश को हमने वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान को आजादी दिलाकर बांग्लादेश हमने क्रिएट करवाने में हेल्प की. दैट वाज द 1971 वॉर. In the initial years of Kashmir was looked as the Indo-Pakistan border issue. Later in the decade of 1990s, the problem became that of the terrorism. The problem Kashmir remains one of the most important issue of dispute between the countries even today. आज भी हमारे बीच में बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये. और पहले तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट था, लेकिन अभी वो टेररिज्म करके, उस टेररिज्म एंगल डाल के बहुत ज्यादा बेकार सा डिस्प्यूट कर दिया है वो. पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना आर ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर has been the route for Chinese investment in Pakistan. There have been several efforts made for improving the bilateral relation between India and Pakistan. The 72 Shimla Agreement, the 1999 Lahore Agreement are the some examples. So examples याद रखना कि हमने बहुत बार कोशिश की है कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ समझौते पे आ जाए, कुछ कोऑपरेशन रखे, कुछ एक दूसरे को हेल्प करे, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो एक रॉन्ग मोमेंट आ ही जाता है. इंडिया हैज नॉट गॉट डिजायर्ड रिस्पॉन्स फॉर इट्स एफर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान. यहाँ पे फोटो भी दिया, बहुत ही प्यारा एक्चुअली. देखते लाल चौक जो पहले था, टू डिफरेंट इमेजेस, एक ही जगह का इमेज है, लेकिन आज की तारीख में आप यहाँ पर बहुत अच्छे से काश्मीर श्रीनगर में जाकर घूम सकते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आ चुका है पिछले 3 साल के अंदर. नेपाल, सिक्किम, भूटान, known as the Himalayan kingdoms, were British protectorates during the colonial period. तो ये हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब थे तब ये किंगडम्स कॉलोनियल पीरियड में प्रोटेक्टरेट्स थे, यानी हम उनको रूल करने देते थे अपने हिसाब से, लेकिन ब्रिटिश अपना हक लेते थे वहां से इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल दैट. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मेड सिमिलर ट्रीटीज विद द कंट्रीज. हमने भी कुछ वैसे ही
ट्रीटीज बना के रखी उनके साथ। द लैंड लॉक्ड हिमालयन किंगडम्स, लैंड लॉक्ड है सारे के सारे, लैंड लॉक्ड बहुत प्यारा सा वर्ड। लैंड लॉक्ड यानी कि ये इनके आसपास पानी नहीं है, कोस्टल रीजन नहीं है, ये सभी के सभी आसपास उनके कंट्रीज ही है, तो लैंड से कवर्ड है, लैंड लॉक्ड। Himalayan kingdoms got access to sea from Indian territory and India accepted the responsibility of defense of these countries. तो इस तरह की ट्रीटीज हमने की कि हम लोग ने उनको सी एक्सेस दिया कि हमारे थ्रू तुम सी एक्सेस ले लेना, और हम बदले में तुम हमको कुछ देना, हम तुमको डिफेंस में भी हेल्प करेंगे। इंडिया हैज मोस्टली फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दिस नेबर्स। हमने इनकी इंटरनल मैटर में कभी दखलंदाजी नहीं की, जिसमें से सिक्किम ने तो हमें हमें ज्वाइन कर लिया। ऑप्टेड टू इंटीग्रेट विद इंडिया इन 1975। 1975 में सिक्किम ने बोल दिया हम आपके साथ जुड़ जाना चाहते, आप हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से इंक्लूड कर दो हमारे को। तो इंडियन यूनियन में आता है, आज की तारीख में हमारा एक स्टेट होता है सिक्किम। इंडियाज रिलेशन विद नेपाल हैव एक्सपीरियंस मेनी अप्स एंड डाउन्स। In 2006, India helped Nepal overcome crisis of civil war and move towards constitutional government. हमने हेल्प की उनकी, सिविल वॉर से उनको बचाया और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की तरफ उनको ले गए। रिलेशन विद भूटान हैज मोस्टली बीन वेरी कॉर्डियल, उससे हमेशा हमारे फ्रेंडली रिलेशन ही रहे, कॉर्डियल रिलेशन ही रहे। इंडिया हैज हेल्प भूटान रीसेंट एक्सरसाइज ऑफ मूविंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उनको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने में हेल्प किया हुआ है। India's intervention was very crucial in securing independence for Bangladesh. हमने बांग्लादेश की बहुत बड़ी हेल्प की थी जब उनको पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए था और खुद एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना था in 1975. Its relation with the new neighbors have cordial in the beginning. However, after the assassination of Bangladesh's first prime minister Sheikh Mujibur Rahman, the relation between began to worsen. तो वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ उनको जब मार दिया गया था, तब हमारे रिलेशन थोड़े से बेकार हो गए, और आज की तारीख में तो एकदम ही बेकार हो गए। इफ यू नो बांग्लादेश, तो आप वो सारे करंट अफेयर्स वाली बात यहाँ पर लिखकर ये पूरे टॉपिक को आप और स्ट्रॉन्ग अपना बना सकते हो। Disputes over land and maritime boundary and over distribution of waters of टिस्टा, टिस्टा एक रिवर है जिसकी पानी को शेयर करने की बात चल रही, where some of the irritants in the relation, तो बांग्लादेश से हमारे इस तरह की इश्यूज है ये सारे। However, the relation between the two countries have remained friendly for the last more than 5 years. ये 5 years अब एंड हो गया क्योंकि बुक अब पुरानी हो गई, क्योंकि आज की तारीख में हमारे रिलेशन उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली या लास्ट वीक की ही बात है, इस्कॉन टेम्पल के वहां के प्रीस्ट और वो लोग को बांग्लादेश वाले मार रहे हैं, उनको किडनैप कर रहे हैं, उनके उनको परेशान कर रहे हैं वहां के हिंदूज को, एंड तोड़फोड़ कर रहे हैं, मूर्ति वगैरह तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, इंडियन फ्लैग के ऊपर चल के जा रहे हैं, ये सारी हरकतें कर रहे हैं बांग्लादेश वाले। तो आज की तारीख के ये करंट अफेयर्स की आप जरूर इसमें ये पॉइंट तो लिखिएगा जो है पहले का पास्ट, और फिर लास्ट के 2 लाइन करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन के बारे में। In the recent time, India Bangladesh have resolved the maritime boundary dispute as well as the problem of land enclaves. Burma, जो कि आज की तारीख में म्यांमार हो गया, सिलोन एंड हैज बिकम द श्रीलंका नाउ, वेयर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डेवलप्ड गुड रिलेशन विद both these countries are co-conveners with India, Pakistan and Indonesia in the Bandung conference. So ये Bandung conference में ये लोग भी हमारे साथ थे और इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन ही है। Relations with Sri Lanka has experienced both good and bad phases. The two countries have disputed maritime boundary and relation problem of fishermen of both sides crossing into territory of the other and being captured by the coastal forces. Similarly, the तो मैरीटाइम बाउंड्री के लिए हम लड़ते रहते। मैरीटाइम बेसिकली मींस जो पानी का जो रूट पड़ता है, पानी का बॉर्डर जो पड़ता है, सी बॉर्डर जो पड़ता है, तो हम श्रीलंका के साथ हमारा हमेशा से ही रहा है कि वहां से फिशरमैन इस तरफ आ गए, यहाँ से फिशरमैन वहां उस तरफ चले गए, तो ये इशू रहा है और उसके बेस हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन वो थोड़े से सॉल्व हो चुके। फिशरमैन कैन गो, दे हैव अ लाइसेंस नाउ, दे कैन गो। इनफैक्ट पुष्पा 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखी, पुष्पा 2 में वो स्मगलिंग का माल फिशरमैन्स के थ्रू, फिशरमैन बोट्स के थ्रू श्रीलंका पहुंचाता है। तो दैट उसमें वो बोलता है कि अरे फिशरमैन कैन गो, पुलिस कैन नॉट गो बिकॉज फिशरमैन हैज द लाइसेंस टू ट्रैवल टू द श्रीलंकन वाटर्स। तो ये एक अगेन, yeah, I don't know, you cannot write this Pushpa 2 into the paper, but of course you can mention that fishermen now have a license to cross the border. Another problem jo hai, similarly, Tamil question in Sri Lanka has often proved to be irritant for the relation. Sri Lanka has accused India
of supporting the लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो एलटीटी जो एक रिबेल तमिल ग्रुप है, जो श्रीलंका में बहुत सारे तमिलियंस हैं, बहुत सारे। सो तमिलियन ग्रुप जो है, और श्रीलंका ने इंडिया को अक्यूज किया कि ये ग्रुप को तुम सपोर्ट करते हो, और वो आज की तारीख में टेररिस्ट ग्रुप है, एंड दैट इज व्हाई दैट इज बैड। तो अगर आपने, अगेन फैमिली मैन मुझे याद आ रहा है, फैमिली मैन में भी उन्होंने थोड़ा सा ये बताया हुआ है एल टी टी के बारे में। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या है करके। तो रिबेल ग्रुप जो एक टेररिस्ट फॉर्म ले चुका है पूरा, और वो वहां पे सिविल वॉर वगैरह, श्रीलंका में सिविल वॉर्स के हालात कराता है और ये सारी चीजें। इंडिया सेट अप पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका इन 1987। हमने एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी अपनी यहाँ से, वहां पर मेंटेन करने के लिए पीस एंड ऑर्डर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द देन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जावे जावे वर्दे, वहां के प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पे। दिस लेड टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ बैड रिलेशन बिटवीन द टू। However, under the current governments in both countries, the relation have improved. तो अगेन ये थोड़ा सा अभी फिर से रिलेशन थोड़े से बेकार थे, क्योंकि वहां पे फिर से सिविल वॉर हो चुकी है एक बार रिसेंटली, आफ्टर द बुक हैज, ये बुक में वो मेंशन नहीं होगा। लेकिन अगेन प्लीज रिसर्च द कंटेम्पररी 5 years एंड मेंशन दैट पॉइंटर्स इन योर relation with the countries. Myanmar became an inward-looking country and went into a self-imposed isolation after the military coup in 1962, leading to cooling of India-Myanmar relations. During 1992, India supported the pro-democratic movement and its leader, Miss Aung San Suu Kyi. I don't know how to pronounce that. However, India improved its relation with Myanmar military soon thereafter. Support of Myanmar military has been important to in India actions against many insurgent groups and their leaders hiding in Myanmar. तो म्यांमार, तो पहले तो उनके यहाँ पे मिलिट्री कूप हुई, और आपस में ही उनके उन लोग ने अपने आप को अलग ही कर दिया था। और 1962 में वो इंडिया से पूरा ही उनके रिलेशन टूट चुके थे। 1992 तक फिर उन्होंने इंडिया से ही सपोर्ट किया, अपने आप को डेमोक्रेसी मूवमेंट वहां पे लाई, और वहां पर लीडर को हमने सपोर्ट किया था, ओंग सैन को सपोर्ट किया था। और आज की तारीख में उनसे हमारे रिलेशन अच्छे ही है, क्योंकि वो हमें इंसर्जेंट ग्रुप्स यानी जो टेररिस्ट ग्रुप जैसे जो बगावत वगैरह करते और रिबेल करके गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करके हमला करते हैं या अनरेस्ट फैलाते हैं, वो सारे लोगों को पकड़ने में हेल्प करता है। West Asia has always been an important region for India. Most of the crude oil, which has been crucial engine for growth of economy, has been coming from the countries in the region. However, there are more reasons for India having good relation with countries in West Asia. Iran has been a traditional friend. हमारा ईरान से पहले से ही बहुत पुराना रिश्ता है, ईरान, पर्शिया। Cultural political ties since the Middle Ages have endured, shaped bilateral relation with the even in the 20th century. Similarly, रिलेशन विद सऊदी अरेबिया गो वेल बियॉन्ड ऑयल सप्लाई। सिर्फ ऑयल सप्लाई ही नहीं, हमारे बहुत पुराने हिस्टोरिकल रिलीजियस रीजंस है, हम साथ में जुड़े हुए। इंडिया हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कॉज ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल एंड द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, उनके पीपल को सपोर्ट करते हैं। रिलेशन विद कंट्रीज विद वेस्ट एशिया आर इंपॉर्टेंट। और अनदर रीजन, दे वर्क एज अ काउंटर अगेंस्ट पाकिस्तान। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि वेस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, क्योंकि वो सभी के सभी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है। इंडिया has also ensured that it keeps excellent relation with Israel. In fact, Israel is an important supplier of high-tech defense equipment to India. तो इजराइल के साथ तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। After independence, Jawaharlal Nehru attempted to weave unity among countries of Asia. One of the major partners in this effort was Indonesia. ये अगेन बात रिपीट हो रही है, तो उसी के बाद बांडुक कॉन्फ्रेंस हुआ था, राइट। However, relations with Indonesia began to cool off in 1960s. India's relation with most of the Southeast Asian countries were very nominal during the Cold War period. तो अब साउथ ईस्ट की तरफ आ चुके हैं हम, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया ये सब आते हैं। तो उनके साथ हमारा रिलेशन उतना कोल्ड वॉर के टाइम पे इतना कुछ खास नहीं था, एज दिस कंट्रीज वेर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कोल्ड वॉर डिवाइड। एन एक्सेप्शन वाज वियतनाम। सिर्फ एक एक्सेप्शन था, वियतनाम। इंडिया हैड सपोर्टेड द स्ट्रगल ऑफ मीन एंड हैड ओपनली क्रिटिसाइज्ड अमेरिकन इंटरवेंशन इन इन वियतनाम। तो ये हम पहले ही जानते हैं, अमेरिका के टाइम ही हमने पढ़ लिया ऊपर कि हमने तब आवाज उठाई थी कि अमेरिका जो कर रहा है वियतनाम में जाकर गलत कर। टुडे वियतनाम इज वन ऑफ द मेजर
partners of India. The two countries have deepened their relation into trade, technology, and military areas. As a part of its Look East, Act East policy, तो हम ये पहले भी पॉलिसी का नाम पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में. Look East, Act East policy. India began to improve relation with the countries in the region. Today, India has a very good relation with Singapore, which is the major trade partner as well as investors in the Indian economy. Similarly, relations with Japan, Thailand, Malaysia, Indonesia have also improved. Security trade routes, anti-piracy operations, security of ocean resources are among the areas of cooperation between India and these countries. ये सभी areas में हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं. Uh, After the end of Cold War, international relations in the Southeast Asia began to take a very different shape. The membership of Association of Southeast Asian Nations, that is the ASEAN, ये हम जानते ही है, enlarged from the 5 to 10, 10 का ग्रुप बन गया वो, and a formidable group in a region, जो कि बहुत ही strong group बन गया वो. ASEAN started building economic partnership with major countries. India is also beneficiary of this. India भी एक partner है. कमेंट्स में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में एक्चुअली. कमेंट्स में बताइए एशियन में और कौन से नेशंस आते हैं. इंडिया इज ऑल्सो बेनिफिशियरी. एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया हुआ है जिसके तहत वो फ्री ट्रेड करते हैं आपस में. ऑल्सो पार्टनर विद एशियन प्रमोटर रीजन सिक्योरिटी. उनका एक रीजनल सिक्योरिटी फोरम भी है जिसका नाम है एशियन रीजनल फोरम, ARF. इंडिया हैज बीन एन एक्टिव पार्टनर इन मेनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. और भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जैसे कि सार्क, अगेन हम जानते ही है इसके बारे में. फिर SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसकी जो प्रोमोटेड सब रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है बिम्स्टैक. एंड ये नाम हमने पहली बार पढ़ रहे हैं हम, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन. मेकोंग गंगा कोऑपरेशन भी उसमें का भी हिस्सा है. नेक्स्ट है अफ्रीका. अफ्रीका के साथ हमारे कैसे रिलेशन है वो देखेंगे. In the 50s and early 60s, India focused on support of anti-colonial and national liberation struggles and the question of the Indian diaspora in the Africa. तो 50-60 से ही हमने एंटी कॉलोनियल वाली बातें और नेशनल लिबरेशन की स्ट्रगल्स पे हमने इंडियन डायस्पोरा यानी इंडियन पब्लिक जो वहां पर थी उनके लिए हमने बात करना स्टार्ट कर दिया था और अफ्रीका को सपोर्ट करना स्टार्ट किया. इंडिया सपोर्टेड फाइट अगेंस्ट apartheid. Apartheid, I don't know how to pronounce this. Apartheid यानी कि बेसिकली द रेसिज्म बेस्ड पे जो हम सेग्रीगेशन करके रखे थे, दैट इज apartheid. Also provided aid to liberation struggles in Africa through multilateral agencies. The Action for Resisting Invasion, Colonialism, Apartheid Fund, created at the Non-Alignment Summit at Harare. Harare is a place in Zimbabwe, if I'm not wrong, Zimbabwe in Africa. Also help African countries. So उन्होंने एक फोरम बनाया था, एक फंड क्रिएट किया था. अफ्रीका मतलब एक्शन फॉर रेजिस्टिंग इन्वेजन, यानी बाहर से कोई आया उसको रेजिस्ट करना, कोलोनियलिज्म के खिलाफ, एंड एपार्थाइड यानी कि रेसिज्म के तहत सेग्रीगेशन करने के खिलाफ हमने एक फंड क्रिएट किया था. There were several issues and opportunities in context of India's relation with Africa. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पे हमने एक दूसरे की मदद की. The changing world order of 1990s, demands for energy security have come to dominate the world today. Currently, 24% of Indian crude oil imports are sourced from African continent. हमारे यहाँ पे 24% crude oil आता है वो African continent से आता है. Indian oil companies are also investing in assets in the region. ONGC विदेश का जॉइंट वेंचर है इन सूडान एंड इजिप्ट. ओएनजीसी मित्तल का जॉइंट वेंचर है इन नाइजीरिया. रिलायंस इज नेगोशिएटिंग इन नाइजीरिया, अंगोला, चाड, कैमरून एंड कॉन्गो. ये सारे कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं. इंडियन इंडस्ट्री हैज नाउ स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन अफ्रीका. Indian industries are likely to offer technological and material services in developing countries of Africa. The third concern is that of Indian diaspora in Africa, which is approximately 2 million people है उस तरफ अफ्रीका में हमारे इंडियन पीपल इन ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका नाउ कंसिडर एन एसेट. आज की तारीख में हमारे एसेट्स है वो सारे के सारे. There is a concern about peace and security of Indian Ocean area. Countries from Somalia to South Africa fall under the Indian Maritime Strategic Perspective. तो आप देख ही सकते हो कि इंडियन ओशन का अगर हम देखें एंड तो वहां पर सोमालिया से लेके साउथ अफ्रीका की टिप तक पूरा हम वहां पे हम साथ में आ जाते हैं, राइट. तो वो हमारे स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में आ जाता है. द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ पायरेसी इन सोमालिया. तो हम जानते हैं ये पायरेट्स है सोमालियन वाटर्स में रेड सी के यहाँ पे, क्योंकि वहां से ट्रेड जाता है रेड सी के यहाँ पे. तो
पायरेट्स वहां पर कब्जा कर लेते हैं ट्रेड कार्गो शिप्स पे एंड नॉर्मल शिप्स और उस पे। ऑल्सो द प्रॉब्लम टेररिज्म हैज ऑल्सो मेड द रीजन सेंसिटिव टू इंडियन कंसर्न्स। इसलिए हमारे लिए बहुत ही वो सेंसिटिव अभी आज का ध्यान रखना जरूरी है, साथ में काम करना जरूरी है अफ्रीका के साथ। इंडिया कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द destinations for military training and in its defense establishment, including National Defense Academy, where the main building Sudan block is a symbol of cooperation between Sudan and India. तो हमने उनके हमारे यहाँ पे पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक बिल्डिंग्स होगी अलग अलग, तो एक पूरे ब्लॉक को सुदान ब्लॉक बोला हुआ है। ये बताता है कि हम सुदान यानी कि जो कंट्री है अफ्रीका में, उसके साथ हमारा कैसा हम रिलेशन रखना चाहते हैं। वैसे ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एंड स्टाफ कॉलेज एट वेलिंगटन, तो ये हम आपस में मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह भी शेयर करते हैं। इंडियन ओशन रीजन, अब इंडियन ओशन रीजन की हम कब से जो बात कर रहे थे बार बार, तो ओशन रीजन में जो जो पढ़ते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारा ट्रेड वाइज। इंडियन ओशन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स इन द वर्ल्ड। सबसे बिजिएस्ट, बहुत बिजी, बहुत यहाँ पे चलते ही रहता है ट्रेड। ऑलमोस्ट 100,000 शिप्स, बहुत ज्यादा हो गया, 100,000 शिप्स अ ईयर पास थ्रू दीज वाटर्स, कैरिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिपमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप डेटा मिल रहा है हमको, हाफ वर्ल्ड कंटेनर्स वहीं से पास होते हैं, वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स बल्क कार्गो पास होता है ट्रैफिक, एंड टू थर्ड ऑफ ऑयल शिपमेंट्स वहीं से पास होती है। इकोनॉमीज ऑफ मेनी लिथोरल, लिथोरल यानी कि कोस्टल, जो कोस्टल लैंडलॉक स्टेट्स जो थे, यानी कि जो लैंड से कवर है, लिथोरल यानी कि जो जिसके बॉर्डर में पानी पड़ता है, कोस्टल रीजन वाले कंट्रीज डिपेंड हेविली ऑन द पोर्ट्स एंड द शिपिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज दैट एनरिच दीज वाटर्स विद द एबंडेंस ऑफ मैरीन लाइफ। तो हम सभी इस पे, पोर्ट से लेकर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर शिपिंग ट्रेडिंग से लेकर मेरीन टाइम, मेरे मराइन लाइफ से लेकर रिसोर्सेज से लेकर हर चीज के लिए डिपेंड है हम इस पानी के लिए। इंडियन ओशन, इंडियन कोस्टलाइन प्रेजेंट्स बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चैलेंज। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का भी काम करता है और एक चैलेंज भी है हमारे इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। India has an extensive coastline of 7,500 kilometers with several hundred islands in the Lakshadweep and Western Andaman and Nicobar Islands. So बहुत सारे, दोनों तरफ हमारे आइलैंड्स है बहुत सारे। India's southernmost tip is just 90 nautical miles from Indonesia. तो नॉटिकल माइल्स एक यूनिट होता है मेजरमेंट का, पानी के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सो 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर इंडोनेशिया है। इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 2.4 मिलियन स्क्वायर kilometers and 90% of the trade of by volume, almost all of our oil imports comes through the sea. Again डेटा है, मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये सब आपको लिखने आना चाहिए कि इतना बड़ा एरिया हमारे पानी के थ्रू आता है और उसमें 90% ऑयल, पूरा ट्रेडिंग वगैरह जो भी है वो सब सी के रूट से ही होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एनॉर्मस ओशन वेल्थ ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ फिशरी, मिनरल्स, ऑयल एटसेट्रा। इट्स एन चैलेंज as it opens borders for free entry and exit and variety of activities that can be detrimental for India's national security। क्योंकि ये फ्री एंट्री एग्जिट का काम करती है, ओशन से ही हमारे यहाँ पे टेररिस्ट घुस गए थे, राइट। तो ये क्योंकि चैलेंजिंग है, इतना बड़ा ओशन, वास्ट ओशन है, उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें कितना ज्यादा हमको स्ट्रांगली रखना पड़ेगा, राइट। तो बिकॉज इट अलाउज फ्री एंट्री एग्जिट, बहुत ही एक हमारे लिए ये चैलेंज का काम। India's Navy's first maritime vision was expressed in Naval Plans paper of 1948। पहली बार इंडियन नेवी का अगर कोई प्लान्स दिखा था तो वो 1948 के प्लान्स में बताया था उन्होंने। During 1965 India-Pakistan conflict, the role of Navy was restricted to the production of trade routes। जब हमारा क्लैश हुआ था विद पाकिस्तान इन 1965, तब नेवी का काम था ट्रेड रूट्स को बचाना। It was only in the 1971 conflict that the Navy played an significant role। और 1971 की वॉर में तो नेवी ने पार्ट लिया था वॉर के अंदर बाकायदा। India's Navy's maritime strategy today speaks of the need to project power as a means of supporting foreign policies objective। तो आज की तारीख में इंडियन नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें वो अपने आप का अपना पावर ऐसा बताए कि वो फॉरेन पॉलिसीज को सपोर्ट करने में पूरा हर चीज कर सकती है। The Indian government sought to harness India's 7,005 kilometer long coastline and 14,500 kilometer of potential navigable waterways strategy location on key international maritime trade routes through Sagarmala program। तो
इंडियन गवर्नमेंट ने सागरमाला, हम पहले भी किसी तो एक चैप्टर में इसके बारे में बात कर चुके थे, सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसमें हम सारे पोर्ट्स, हर जगह पे पोर्ट्स बनाएंगे पूरे कोस्टल एरिया पे, कोस्टल लाइन पे, और उसको हम एक्टिव रखेंगे टू प्रमोट द पोर्ट लेड डेवलपमेंट। टू प्रोग्राम, भारतमाला एंड सागरमाला। तो सागरमाला इज ऑल पोर्ट्स, पोर्ट्स डेवलपमेंट। भारतमाला इज इंटरनली, वो रोड्स वाइज वहां का जाना आना आसान करना। Bharatmala project is a comprehensive road connectivity plan, and Sagarmala is a ये ज्यादा selection है, I guess please ignore that. Uh, Sagarmala is the complements in the port with river transport system, right? Do you know में IORA, Indian Ocean Rim Association के बारे में थोड़ा सा दिया है, please read that. Indian foreign policy have evolved around three pillars during the Cold War era. तो थ्री पिलर्स क्या है, जो मार्क करने वाली बात ही है, तो ऑटोमेटिकली मार्क हो चुका है, तो प्लीज इसको आप मार्क करना। दैट फर्स्ट पिलर, नॉन अलाइनमेंट इंटरनेशनल रिलेशन। हमने पहला हमारा पिलर था कि हमने नॉन अलाइनमेंट रखी। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोनॉमी इन डोमेस्टिक अफेयर्स, और हमारे खुद के अफेयर्स में हम अपना ऑटोनॉमी रखेंगे, हम अपने हिसाब से अपना इंटरनल अफेयर्स मेंटेन करेंगे। एंड सॉलिडरिटी अमॉन्ग डेवलपिंग नेशंस, और डेवलपिंग नेशंस का साथ हम साथ सपोर्ट करेंगे, सॉलिडरिटी रखेंगे। सो ये तीन हमारे पिलर्स है फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। दिस वर्ल्ड व्यू चेंज आफ्टर 1991, और ये 1991 के बाद इसमें से थोड़ी चेंजेस आई। चेंजेस में हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज की, लिबरलाइजेशन लाए हम, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लाए। इंडिया स्टार्टेड टू डेवलप रिलेशन विद डिफरेंट पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और हमने बाद में अपना सब पॉलिसीज चेंज किया, और इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करते हुए हमने सबके साथ वैसा रिलेशन रखा जैसा हमको नेशनल इंटरेस्ट में जो रहेगा। During the Cold War era, India used to be considered poor developing country. In the post 1990s, India has emerged as a significant economic and technological power. It is now an active participant in the world affairs. और भी आप लिख सकते हो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अफेयर्स के बारे में, और कैसे नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसीज को और एक बेहतरीन हाइट्स पे लेके जाते हैं। सो यू कैन राइट दैट, एंड दैट्स इट, दैट वाज द चैप्टर। बहुत प्यारा एक मैप दिया है, मैप को उल्टा इन्होंने रखा है। देखिए पर्सपेक्टिव कि इंडियन ओशन कितना बड़ा है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पॉइंट तक जाता है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, एंड इस तरफ अफ्रीका आप देख सकते हो, मिडिल ईस्ट, ये पूरा इंडियन ओशन बीच में ही आता है, राइट। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस पे हम आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ओशन रीजन प्ले करता है हमारे ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग में। दैट इज वाई आज हमने चैप्टर में उसकी बात की। सो दैट वाज द चैप्टर। होप आपको चैप्टर समझ में आया, होप आप चैप्टर में आपको मजा आया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखो इसको प्लीज। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।